हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीपीएससी क्लासेस। यूपीपीएससी क्लासेस में आज हम खिलजी वंश के बारे में जानेंगे। इसके पहले वाला वीडियो हमारा गुलाम वंश का वीडियो यूट्यूब पर पड़ चुका है। ये क्लासेस आज से एक हफ्ता पहले आ चुकी थी। खिलजी वंश के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, यूपीपीएससी क्लासेस को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए आज हम डीप से जानेंगे यूपीपीएससी क्लासेस में खिलजी वंश के बारे में। तो खिलजी वंश के बारे में इन चार शासकों का प्राय नाम आता है: जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और नासिरुद्दीन खुसरो शाह। दोस्तों, इन चारों शासकों में चारों इम्पोर्टेंट हैं और इन चारों की वर्ण व्यवस्थाएं तथा अलाउद्दीन खिलजी का बाजार व्यवस्था पर नियंत्रण जो हुआ था सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन चारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीपीएससी तथा यूपी ट्रिपल एससी में और पुलिस दरोगा ऑल एग्जामिनेशन में भी। इन सबसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, कभी कभी तो डेट मिलाने के लिए दे देता है और कभी डीप से अंदर से क्वेश्चन पूछता है। यूपी ट्रिपल एससी में और पीसीएस में भी इससे अंदर से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूपीपीएससी आप मेंस में सीधे डायरेक्टली इस क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन जो पुटअप करता है वहां से आप लिख सकते हैं। चलिए आज हम मेंस के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसके शासनकाल के बारे में। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक है। आप इसको नोट करके रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी में भी पूछा जा गया है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से लेकर 1316 तक ईस्वी तक है और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का शासनकाल 1316 से 1320 ईस्वी तक है और नासिरुद्दीन खुसरो शाह का शासनकाल ये लगभग 4.5 महीने का शासनकाल रहा है 1320 ईस्वी में। तो देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। हम लोग चलते हैं खिलजी वंश के शासकों के इतिहास के बारे में जान लेते हैं और जान लेते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या रहे हैं। तो खिलजी वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था तथा दिल्ली की मुस्लिम सल्तनत का दूसरा शासक परिवार था। हालांकि खिलजी वंश के कबीले समय पे अफगानिस्तान में ही बसा हुआ था, लेकिन अपने पूर्ववर्ती गुलाम वंश की तरह यह राजवंश मूलतः तुर्किस्तान का ही था। तो प्रायः यह क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछा गया है कि खिलजी वंश के शासकों की कहाँ निवास स्थल भी, तो वो तुर्किस्तान रहा है। आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर आप इसको मेंस के अभी से ही लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। खिलजी वंश की स्थापना के समय सल्तनत में नस्लवादी प्रवृत्ति का ही स्टार्टिंग हुआ था। तो इस प्रशासन में नए कुल वंश के स्थान पर योग्यता को आधार बनाया गया। तो प्रायः इसमें अभी तक गुलाम वंश में भी यही परंपरा भी थी कि नस्लवाद की परंपरा को स्टार्टिंग किया गया था। यह प्रायः आप इसको मेंस में भी नोट करके लिख सकते हैं। तो यह प्रायः शासनकाल इसकी नस्लवाद पर ही आधारित था, लेकिन इस वंश के खिलजी वंश के उदय के बाद में योग्यता को आधार बनाया गया था। इम्पोर्टेंट है, इसको आप मेंस में नोट करके लिख सकते हैं। खिलजियों के बिना किसी वर्ग के समर्थन के बिना किसी वर्ग के समर्थन के तथा बिना किसी शक्ति के आधार पर भी इन्होंने दिल्ली पर एक बड़ा शासन स्थापित किया तथा एक बड़े साम्राज्य का भी उदय हुआ जो उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत के प्रांतों को भी जीता था। देख लेते हैं। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 1290 से लेकर 96 तक इसका शासनकाल रहा है। खिलजी वंश के संस्थापक मलिक फिरोज था। यही इसका जलालुद्दीन खिलजी का पुराना नाम था, मलिक फिरोज, जिसने भारत पर अपनी सत्ता को स्थापित करने के बाद जलालुद्दीन की पदवी धारण की थी। इसने बलबन के शासनकाल में अच्छे एक सेना नायक के पद पर प्रतिष्ठित था। इसने अपने अवसर पर देखकर मंगोल आक्रमणकारियों से भी कई बार मुकाबला किया और तथा सफलताएं प्राप्त की थी। 13 जून 1290 ईस्वी में कैकोबाद द्वारा निर्मित किला कोरी के महल में जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक करवाया था और वहीं पे सुल्तान की पदवी धारण की थी तथा वहीं पे सुल्तान बनने की घोषणा की थी। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन के शासनकाल में ही किया गया था और उस समय देवगिरी पर किया गया था। उस समय देवगिरी के शासक जो थे रामचंद्र देव थे। वहाँ पर उस समय यादव वंश का शासनकाल चल रहा था और विद्रोहियों को प्रति जलालुद्दीन ने एक दुर्बल नीति अपनाई थी। उसने कहा था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहने की मेरी आदत नहीं है।
तो यह अपने ही जाति के लोगों को बहाने के लिए नहीं, रक्त बहाने के लिए कहा है। और यह एक समझ लीजिए कि ऐसा शासक था जो सहिष्णु कह सकते हैं आप इसको, सहिष्णुता का ही शासन करने वाला था। और यह अपने शासन करते करते जब समय इसके शासन का आ गया तो ये इस समय बुढ़ा हो गया था। और ये कहीं की बुढ़ा भी हो गया था, और इसके शासनकाल में भी इसके बुढ़ेपन की, समझ लीजिए कि वृद्धपन की जो नीति थी वो भी दिखाई देने लगी। इसकी नीतियों में कई प्रकार के जमाखोरी का भी शासनकाल रहा और जमाखोरों को भी बढ़ाया गया था। तो पॉइंट हम देख लेते हैं। जलालुद्दीन के काल में लगभग 2000 मंगोल इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिए थे और दिल्ली के निकट मंगोलपुरी में अपने नवजीवन की मुसलमान बन गए थे और वहाँ पे स्थापित कर दिया गया था। इसने मंगोलपुरी बसाया था और वहाँ पे नए मुसलमानों की बैठाया गया था, ये जो मंगोल थे पूरे मंगोलपुरी में। तो देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसी के शासनकाल में मलिक छज्जू का विद्रोह होता है। तो बलबन का भतीजा रहता है जो मलिक छज्जू, खड़ा मालिकपुर का इसका क्षेत्र रहता है, इलाहाबाद के पास में है, वहाँ पे एक सूबेदार रहता है। 1290 ईस्वी में इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है और दिल्ली पर अधिकार करने के लिए प्रस्थान कर देता है, लेकिन इसको बाद में चल करके दबाया जाता है। तो मालवा पर आक्रमण 1292 ईस्वी में हुआ था। मालवा पर स्थित बिलास के किले पर अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान से अनुमति लेकर आक्रमण कर दिया और वहां पे अत्यधिक धन प्राप्त किया और देवगिरी की अटूट धन संपदा के विषय में जानकारी प्राप्त हुई और तत्पश्चात मलिक की छज्जू की हत्या भी कर दी गई। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको मेंस के टॉपिक में भी लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देवगिरी का भी आक्रमण इसी के शासनकाल में हुआ था 1296 ईस्वी में। आप इसको लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, कर सकते हैं। मैं अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान की अनुमति के बगैर में महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में देवगिरी स्थित है। उस समय देवगिरी पर यादव वंश के शासक रामचंद्र देव का शासनकाल था और रामचंद्र देव के पुत्र शंकर देव जो थे, अलाउद्दीन खिलजी का अभियान रोकने का प्रयास किया था किंतु असफल रहे थे और रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। तो इसी के साथ आप इसको देख सकते हैं। छोटे मोटे आक्रमण में भी आप इसको लिख सकते हैं देवगिरी के शासनकाल में। ये प्राय यूपी त्रिपल में एक बार पूछा गया है 1296 ईस्वी में। तो आप इसको देवगिरी का आक्रमण 1296 ईस्वी लिख सकते हैं। तो इसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी। ये 1290 से लेकर 1316 ईस्वी तक शासनकाल रहता है। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की उदारता और मानवतावाद के सिद्धांतों को अस्वीकार कर देता है और उसने भयभीत करने का सिद्धांत भी अपने शासन में संचालन का आधार बनाया है। इस सिद्धांत को अमीरों तथा आम जनता पर भी लागू किया था। उसने बलबन के गुप्तचर विभाग को पुनः लागू किया था और उसे सभी षड्यंत्रों की साजिश की सूचना देते रहे। तो इसके शासनकाल में सभी प्रकार के षड्यंत्र की सूचना जो गुप्तचर रहते थे, बलबन के शासनकाल में भी गुप्तचरों का भी विशेष योगदान रहा है, लेकिन इसने गुप्तचरों का ही विशेष योगदान लेकर के अपने शासन की नींव डाली थी। और देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा साम्राज्य विस्तार की नीतियां क्या क्या रही हैं। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था और वह पूर्वी शासक जैसे सिकंदर, अशोक, समुद्रगुप्त आदि की भांति विश्व विजय पर निकलना चाहता था तथा नए धर्म की स्थापना भी करना चाहता था। उसने सिकंदरुस्सानी की पदवी भी धारण की थी। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको पीसीएस में देख सकते हैं, टीजीटी में भी पूछा गया है। मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य विस्तार के संबंधी अभियान निम्न क्षेत्रों पर केंद्रित रहा। यह तथा दक्षिण भारत में भी केंद्रित किया था, उत्तर भारत में भी इसका शासनकाल रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। उत्तर एवं दक्षिण भारत में उसने अलग अलग नीतियों अपनाई थी तथा उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर उसने साम्राज्य को मिला लिया था तथा दक्षिण भारत के राज्यों पर अपना अप्रत्यक्ष नीति अपनाई थी। जैसे किसी शासक को दक्षिण भारत में जीत लेता है और उसके बाद में वहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से कर लेना शुरू कर देता है तथा क्योंकि दक्षिण भारत में उसके अभियान का मुख्य उद्देश्य केवल धन प्राप्ति था, तो धन लेना टैक्स ही स्टार्ट कर देता है और टैक्स जब तक आता रहता तब तक तो कोई बात नहीं, और जैसे आना बंद हो जाता है तुरंत
आक्रमण करना फिर से स्टार्ट कर देता है। तो इसका मेन उद्देश्य जो था दक्षिण भारत पे धन लूटने का उद्देश्य था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दक्षिण भारत के अभियानों में अप्रत्यक्ष नियंत्रण का प्रयास किया था। अलाउद्दीन खिलजी में दक्षिण अभियानों के उद्देश्य वस्तुतः धन प्राप्ति थी। साम्राज्यवादी नीतियों की सबसे बड़ी उपलब्धि दक्षिण राज्यों की विजय थी। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारत पर अभियान करा था, किंतु सफलता भी प्राप्त हुई थी। तो इसके पहले भी दक्षिण भारत पे शासन हुए थे, लेकिन किसी शासकों ने विजय नहीं प्राप्त की थी, और इसने अलाउद्दीन खिलजी ने समझ लिए विजय भी प्राप्त किया और वहाँ पे काफ़ी धन भी लूट किया। और इसने सैनिक सुधार तथा हुलिया प्रथा भी सैनिकों की देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाजार व्यवस्था तथा सैनिक प्रथा से भी पूछता है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं जो पीसीएस में भी पूछे जाते हैं और टीजीटी वगैरह में भी पूछे जाते हैं। आप पुलिस दरोगा में भी कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने एक अस्थायी सेना का भी गठन किया था। सैनिकों को भूदान की जगह नगद वेतन की प्रथा प्रारंभ की थी। इसने डाककर हुलिया की प्रथा आरंभ की थी, जिसके अंतर्गत राज्य द्वारा सेना के घोड़ों पर मोहर या निशान लगा दिया जाता था ताकि सैनिकों द्वारा उन्हें बदलकर कमजोर घोड़ा न लाया जा सके। इसके साथ ही सैनिकों ने हुलिया बना रखा था, मतलब वही जो हुलिया किया जाता वो दाग करके घोड़ों को छोड़ दिया जाता था। और इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने सेना का कार्यकुशल किया था तथा विशेष सुधार भी किया था, जिससे संपूर्ण भारत में अपना साम्राज्य विस्तार कर सका। तो ये दक्षिण भारत तक की अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करने वाला पहला शासक था जो खिलजी वंश में इस तरीके से शासन किया था कि हुलिया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। इसका शासनकाल 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक है। गद्दी पर बैठने के पश्चात उसने देवगिरी के राजा हरपाल देव पर चढ़ाई की और युद्ध में विजयी हुआ। बाद में इसे क्रूर शासक ने हरपाल देव को बंदी बनाकर उनकी खाल उड़वाई थी और अपने शासनकाल में गुजरात पर विद्रोह का भी दमन किया था। अपनी राज्यों के कारण, अपनी विजयों के कारण इसने उसका दिमाग भी फिर गया था और वह अपना समय सूरा और सुंदरियों के बीच में बिताने लगा था। वह हिंदू धर्म का परिवर्तक मुसलमान भी कहा गया तथा इसने कहा था कि इस्लाम खतरे में है। दोस्तों यह समझ लीजिए, इसका जो शासनकाल था, इस शासनकाल में सूरा एवं सुंदरियों पर विशेष ध्यान देता था। यह एक समझ लीजिए अय्यास कह सकते हैं आप इसको, समझ लीजिए। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार जो इसका समझ लीजिए मिलता है, तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी कभी कभी दरबार में महिलाओं के वस्त्र पहन करके चला आता था और कभी कभी दरबारियों के बीच में निर्वस्त्र भी हो जाता था कह सकते हैं इसको आप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लिख सकते हैं। कई प्रकार 3-4 प्रकार के से बजा बजा के क्वेश्चन पूछता है, आप पीसीएस में देख सकते हैं। तो इससे एक बार क्वेश्चन आए हैं, आने की संभावना भी नहीं है, वैसे आप मेंस में लिख सकते हैं इसको। नासरुद्दीन खुसरो शाह तो अप्रैल से सितंबर तक शासन किया था 1320 ईस्वी में। खुसरो शाह कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी थी। नासरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से शासक बना था। यह कुछ माह तक ही शासन काल रहा है इसका, अप्रैल से सितंबर तक। नासरुद्दीन खुसरो शाह ने सूफिया संत जो थे निजामुद्दीन औलिया पर काफ़ी धन वितरित किया था और गाजी मलिक जो था दीपालपुर का इक्तेदार था, उसके नेतृत्व में खुसरो शाह को मरवा दिया था तथा तुगलक वंश की नींव यहीं से डाली गई थी। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताते रहिए, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।